हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं C4 साइकिल। इससे पहले हम C3 साइकिल या केल्विन साइकिल के बारे में समझ चुके हैं। केल्विन साइकिल जो था उसको हम C3 साइकिल बोलते हैं। वो डार्क रिएक्शन का एक भाग था, मतलब कि पौधे जो हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण दो प्रोसेस के द्वारा पूरा करते हैं। एक प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो ग्रेना के पार्ट में पूरी होती है और वहाँ पर प्रकाश की आवश्यकता होती है, बिना प्रकाश के वो प्रोसेस पूरा नहीं होता। और ग्रेनल पार्ट के द्वारा जो भी एटीपी के रूप में एनर्जी सोर्स तैयार किए जाते हैं या NADPH के रूप में जो एनर्जी सोर्स तैयार किए जाते हैं, एक तरह के रिडक्टिव एंजाइम होते हैं, वो एसिमुलेटरी पावर कहलाते हैं। और उन्हीं एसिमुलेटरी पावर को डार्क रिएक्शन के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। तो C3 साइकिल या केल्विन साइकिल हम समझ चुके थे। केल्विन साइकिल जो है वो सभी प्रकार के पौधों में पाया जाता है, मतलब कि ऐसा कोई पौधा नहीं जिसमें केल्विन साइकिल नहीं होता। या C3 साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर CO2 को फिक्स कर लिया जाता है और प्रथम स्थायी उत्पाद जो है या प्रथम स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो 3 कार्बन का फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं C3 साइकिल। केल्विन ने इसकी खोज की C4 आइसोटोप्स का यूज़ करते हुए, C14 आइसोटोप्स का यूज़ करते हुए उन्होंने उसको ट्रेस किया कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स बना रहा है। उसके साथ साथ वो 5 कार्बन का 7 कार्बन के मॉलिक्यूल्स भी बना रहा था, लेकिन लास्ट में वो एक्सोज या शुगर या कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमें वो प्रोडक्ट बनाकर पूरे प्रोसेस को पूरा कर देता है। उसे हम केल्विन साइकिल या C3 साइकिल कहते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके अंदर कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी होती है कि वो अपने एनर्जी रिसोर्स को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करते हैं। ऐसे पौधे जो टेम्परेट रीजन, मतलब कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और ऐसे रीजन जहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, उस रीजन के अंदर विशेष टाइप के पौधे पाए जाते हैं। उन पौधों के अंदर एक और डार्क रिएक्शन चलती है जो C3 साइकिल के साथ साथ चलती है, मतलब कि उनमें CO2 का फिक्सेशन करने के लिए विशेष टाइप का पिगमेंट सिस्टम पाया जाता है। ये एक तरह के जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं वो अपने आप को इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में एनर्जी यूटिलाइज होती है। कैसे यूटिलाइज होती है हम इसी चैप्टर में आराम से पढ़ेंगे। तो ऐसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के अंदर C3 साइकिल के साथ C4 साइकिल को भी पूरा करते हैं। अब C4 साइकिल क्या होता है, ये किस प्रकार से किस पौधों में पाया जाता है, तो उसको समझने के लिए उन पौधों की लीफ की एनाटॉमी को समझेंगे। उनकी लीफ की संरचना इस प्रकार से होती है कि वो C4 साइकिल साथ ही चलाते हैं। नॉर्मली जितने भी पौधे होते हैं उन पौधों में C3 साइकिल होता है और उन पौधों के पत्तियों की संरचना सिंपल टाइप की होती है। उनमें पर्णहरित जो है वो सभी समान प्रकार के पाए जाते हैं, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सभी समान प्रकार के पाए जाते हैं। लेकिन इन टेम्परेट रीजन, हाई ह्यूमिड हाई टेम्परेचर वाले रीजन, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जो पौधे पाए जाते हैं, वहाँ पे अपने आप को अडेप्ट करने के लिए विशेष प्रकार की पौधों की एनाटॉमी होती है। उस पत्ती की संरचना विशेष प्रकार की होती है। उस पत्ती की विशेष संरचना को हम बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी मीन्स वहाँ पर उन पौधों की पत्तियों में पर्णहरित या क्लोरोफिल के जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो 2 प्रकार के क्लोरोप्लास्ट या हरितलवक पाए जाते हैं। वो किस टाइप के होते हैं? नॉर्मली एक पत्ती की संरचना जो होती है वो 3 पार्ट में बंटी होती है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस और मेसोफिल टिश्यू। ये सभी पत्तियों में पाए जाते हैं। अपर और लोअर एपिडर्मिस जो होती है उसे प्रोटेक्शन देती है। मेसोफिल टिश्यू के अंदर कुछ स्टोरेज रीजन पाए जाते हैं जो हरित लवकों के बने होते हैं। उसके अंदर कुछ टिश्यू इस प्रकार के होते हैं कि फूड स्टोरेज का काम करते हैं। और उसी मेसोफिल टिश्यू के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है बंडल शेथ सेल। बंडल शेथ सेल वो सेल होती है जो वास्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम के चारों ओर की उसके ऊपर चारों ओर उसे प्रोटेक्शन देती है, या बंडल के चारों ओर, वास्कुलर बंडल के चारों ओर विशेष रूप से पाई जाने वाली सेल्स को हम बोलते हैं बंडल शेथ सेल। वो मेसोफिल टिश्यू का ही एक पार्ट होता है। तो सभी पत्तियों में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। लेकिन
जिन पौधों में क्रेंज एनाटॉमी होती है उनके अंदर इन टिश्यू में विशेष रूप से अंतर पाया जाता है मेसोफिल टिश्यू और बंडल शेथ सेल के अंदर। अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस का काम अपना सेम फंक्शन करेगी वो, लेकिन मेसोफिल सेल और बंडल शेथ सेल के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। मतलब कि इनमें सभी पत्तियां जो नॉर्मल पौधों की पत्तियां होती हैं उनमें तो मेसोफिल सेल और बंडल शेथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में कोई अंतर नहीं होता, वो सभी समान प्रकार के होते हैं और बराबर वो सभी रिएक्शन को अपने एक साथ पूरा करते हैं। लेकिन क्रेंज एनाटॉमी वाले पौधे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कैसे पौधे जो हाई टेम्परेट रीजन के अंदर या फिर जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है उन रीजन के अंदर विशेष टाइप के एनाटॉमी पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले गन्ने के अंदर, सैकरम के अंदर, और भी बहुत सारे पौधे होते हैं। मोस्टली मोनोकोट जो टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं टेम्परेट रीजन के अंदर, उनमें ये विशेष रूप से अडेप्टेशन होता है जो हाई टेम्परेट रीजन में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इसे एनाटॉमी अपनी तैयार करते हैं। तो वहाँ क्या होगा, मेसोफिल टिश्यू और बंडल शेथ सेल के जो क्लोरोप्लास्ट है उनमें डिफरेंस होता है और उस डिफरेंस को हम बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं। तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस मैंने थोड़ा यहाँ पर टेबल के रूप में बताया है कि मेसोफिल टिश्यू के अंदर ग्रेना प्रेजेंट होगी, मेसोफिल टिश्यू के अंदर ग्रेना प्रेजेंट होगी और वो स्मॉल साइज के टिश्यू होंगे, क्लोरोप्लास्ट होंगे, लेकिन उनमें स्टार्च नहीं बनेगी, उसमें स्टार्च नहीं पाई जाएगी। स्टार्च क्यों नहीं पाई जाएगी? क्योंकि उनके अंदर CO2 को फिक्स करने वाला एंजाइम रुबिस्को एब्सेंट होता है। रुबिस्को हम समझ चुके हैं पहले कि राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो होता है वो CO2 को अपने साथ अटैच करता है। CO2 कौन सी? इन्वायरमेंटल CO2 को। हम C3 साइकिल में समझ चुके हैं वो कि किस प्रकार C3 साइकिल के अंदर CO2 अटैच होती है। रुबिस्को एंजाइम इसमें हेल्प करता है और वो RUBP के साथ मिलकर 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनाता है जो अनस्टेबल होता है और वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर टूट जाता है। तो रुबिस्को एब्सेंट होता है, लेकिन इसके स्थान पर इसमें फास्फोइनोल पायोरेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम पाया जाता है। फास्फोइनोल पायोरेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम पाया जाता है और इनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं मेसोफिल टिश्यू के बहुत छोटे साइज के होते हैं। तो ये स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं जो उनके अंदर ग्रेना छोटी होती है, ग्रेनल होते हैं, लेकिन स्मॉल स्टार्च एब्सेंट होती है और छोटे आकार के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है मेसोफिल। अब बंडल शेथ सेल में क्या होगा, जैसा कि आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, उसके चारों ओर बंडल शेथ सेल है जो थोड़ा अलग दिख रही है इसके अंदर। इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट साइज के होते हैं। उनमें क्या होगा, उनमें पहली बात है ग्रेना एब्सेंट होगी। ग्रेना एब्सेंट होगी तो लाइट रिएक्शन इनमें नहीं होगी। दूसरा, रुबिस्को प्रेजेंट होगी। रुबिस्को प्रेजेंट है इसका मतलब वहाँ पे डार्क रिएक्शन ही होगी। रुबिस्को जहाँ पर प्रेजेंट है वहीं पर डार्क रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर रुबिस्को यहाँ पर रुबिस्को प्रेजेंट है तो यहाँ पर C3 साइकिल चलेगा। यहाँ पर रुबिस्को एब्सेंट है तो यहाँ पर C3 साइकिल नहीं चलेगा। लेकिन फास्फोइनोल कार्बोक्सिलेज पायोरेट कार्बोक्सिलेज जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। और इनके जो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं। ये आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है कि इनके क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो बड़े आकार के। यहाँ पर मैंने साइज यहाँ पर छोटा दिखा रखा है। तो मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट का साइज छोटा होता है। अब रुबिस्को का काम आपको पता ही है, वो क्या करता है, इन्वायरमेंटल CO2 को फिक्स करने का काम करता है। अब यहाँ पर यदि हम इस स्ट्रक्चर को समझें, इन्वायरमेंटल CO2 जो होगी वो सबसे पहले किसके टच में आएगी, मेसोफिल टिश्यू के टच में आएगी। और मेसोफिल टिश्यू के पास रुबिस्को एब्सेंट है। रुबिस्को एब्सेंट है तो फिक्स कौन करेगा, मतलब कि यहाँ पर उस CO2 को पकड़ने का काम कौन करेगा, इन्वायरमेंटल CO2 को सेल के अंदर लाएगा कौन, क्योंकि जब तक CO2 सेल के अंदर नहीं आएगी CO2 का फिक्सेशन नहीं होगा। CO2 का फिक्सेशन नहीं होगा तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं होगा। हम फोटोसिंथेसिस के केल्विन साइकिल में ये पढ़ चुके हैं। अब मेसोफिल टिश्यू के अंदर क्लोरोप्लास्ट तो है लेकिन रुबिस्को नहीं है, ग्रेना तो है लेकिन रुबिस्को नहीं है। रुबिस्को डार्क रिएक्शन का मेजर कंपोनेंट है तो RUBP भी यहाँ पर नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पर राइबोलोज बाइफॉस्फेट भी नहीं होगा। अब क्या होगा, रुबिस्को एब्सेंट है
मेसोफिल टिश्यू यहाँ पर जो है स्मॉल साइज के क्लोरोप्लास्ट हैं। अब होगा क्या, अब होता क्या है, जैसे ही ये इन्वायरमेंटल CO2 पौधों को मिलती है तो उसको फिक्स करने का कोई एक एंजाइम जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है फास्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, ये इसके पास प्रेजेंट होता है। फास्फोइनोल पाइरूवेट जो होता है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, मतलब कि इसकी संरचना जो होती है 3 कार्बन की बनी होती है। अब ये क्या करेगा, इन्वायरमेंटल CO2 को फिक्स करेगा, मतलब कि ये इन्वायरमेंटल CO2 को क्या करेगा, अपने साथ ट्रैप कर लेगा और वहाँ पर एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल तैयार करेगा, क्योंकि 3 कार्बन का खुद फास्फोइनोल पाइरूवेट था। इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है फास्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करने का काम करता है। जैसे ही फास्फोइनोल पाइरूवेट इस एंजाइम की उपस्थिति में एनवायरमेंटल CO2 को पकड़ता है तो वहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाता है, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा। इसका मतलब हमारे पास पहला स्टेप पूरा हुआ, एनवायरमेंटल CO2 जो है वो पौधे की सेल के अंदर आ गई। यही हमारा मेन मोटिव था, क्योंकि यहाँ पर इनके अंदर करेंज एनाटॉमी होने के कारण जो रुबिस्को है वो कहाँ पाया जाता है, बंडल CH सेल के अंदर, और वो इतनी ज़्यादा डीप कंडीशन में है कि वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के टच में नहीं है। डायरेक्ट इन्वायरमेंट के टच में कौन है, मेसोफिल सेल, क्योंकि CO2 पहले किसके टच में आएगी, मेसोफिल सेल के टच में आएगी। तो इसको फिक्स करना या इसको पकड़ने का काम कौन करेगा, मेसोफिल सेल करेंगी, बंडल CH सेल नहीं करेंगी, क्योंकि वो तब तक वापस इन्वायरमेंट में चली जाएगी। तो उसको ट्रैप किया जाएगा पहले। मेसोफिल टिश्यू जैसे ही यहाँ पर CO2 आ जाएगा, मतलब कि कार्बोक्सिलेज एंजाइम ने क्या किया, अपने पास CO2 को यहाँ अरेंज कर दिया। वो CO2 जो होगी, इनके बीच में पाए जाते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ये प्लाज्मोडेस्मेटा है। प्लाज्मोडेस्मेटा हम समझ चुके हैं पहले कि जो भी प्लांट सेल होते हैं, एक सेल दूसरी सेल के साथ प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा आपस में मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र करती है। तो जैसे ही ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, ये कुछ NADPH+H जो लाइट रिएक्शन के द्वारा बनते हैं या लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं, उनको तैयार करने के बाद में जो NADPH सेल के अंदर मौजूद होता है, उसको यूज़ करते हुए उसको रिडक्ट कर देता है, उसे अपचयित कर देता है, और वो बदल जाता है 4 कार्बन के मॉलिक्यूल मैलिक एसिड में। ये मैलिक एसिड जो है वो प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा कहाँ आ जाता है, बंडल CH सेल के अंदर आ जाता है। ये स्ट्रक्चर किसकी है, मेसोफिल सेल की है। ये स्ट्रक्चर किसकी है, बंडल CH सेल की। तो मेसोफिल सेल ने क्या किया, CO2 को फिक्स किया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाया, खुद रिड्यूस हुआ, हाइड्रोजन इसे रिसीव किया और बदल गया वो मैलिक एसिड के अंदर। मैलिक एसिड में जैसे ही वो बदलता है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा, किस में जाता है, बंडल CH सेल के अंदर। और बंडल CH सेल के अंदर मैंने आपको बताया था कि वो एग्रेनल होते हैं, उनमें ग्रेना एब्सेंट होती है, लेकिन रुबिस्को प्रेजेंट होता है। रुबिस्को प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर हमारे लिए क्या हुआ, C3 साइकिल आसानी से चलता है। अब होता क्या है, यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है मैलिक डिहाइड्रोजनेज। जो हाइड्रोजन यहाँ पहले पकड़ी थी, उस हाइड्रोजन को रिलीज़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एनर्जी का बैलेंस ज़रूरी है। जो एंजाइम है वो एंजाइम अपने आप को बैलेंस रखते हैं। तो जैसे ही मैलिक एसिड के पास यहाँ पर मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आता है, वो वापस NADPH+H को वापस बना लेता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। दूसरा, यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है। मैलिक एसिड जो चीज़ बंडल CH सेल से लेकर आया था, उस मटेरियल को वहाँ मेसोफिल सेल के मैलिक एसिड जो वहाँ से जो प्रोडक्ट लेकर आया था, उसे वहाँ से वापस ले लिया जाता है। वो CO2 लेकर आ रहा है, CO2 उसे वापस देनी पड़ेगी। तो वहाँ पर डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है, उस मैलिक एसिड से CO2 को वापस निकाल लेता है, और निकालने के बाद में वहाँ RUBP और रुबिस्को जो होते हैं वो हाथों से पकड़ लेते हैं। रुबिस्को के प्रेजेंट में RUBP क्या करेगा, राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो होगा वो उसे ट्रैप कर लेगा और 6 कार्बन का अनस्टेबल कंपाउंड बनाएगा, और वो स्टेबल कंपाउंड फास्फोग्लिसरिक एसिड में बदलेगा, और फिर पूरी प्रक्रिया जो कि वो केल्विन साइकिल के रूप में चलती चली जाएगी। तो यहाँ पर मैलिक एसिड 4 कार्बन का था,
इसने एक CO2 को डिकार्बोक्सिलेज की एंजाइम में यहाँ से रिलीज कर दिया, तो वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल पायोरिक एसिड में बदल जाता है। उसका डिहाइड्रोजनेज भी हुआ, वो ऑक्सीडाइज भी हुआ, तो मैलिक एसिड 3 कार्बन के पायोरिक एसिड में बदल जाता है। तो प्रोसेस स्टार्ट हुआ 3 कार्बन से, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बना 4 कार्बन का, जिसको ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसीलिए हम इस साइकिल को बोलते हैं C4 साइकिल या C4 साइकिल, या 4 कार्बन का स्टेबल कंपाउंड बनता है क्रेंच एनाटॉमी वाले पौधों के अंदर। तो ये जो प्लांट है ये लगातार क्या करेगा, इसको रिपीट करता रहेगा, CO2 पकड़ता चला जाएगा और उसे मेसोफिल सेल से बंडल सेल के अंदर ट्रांसफ़र करता जाएगा। यहाँ पे केल्विन साइकिल जो अपने पहले समझ चुके हैं, केल्विन साइकिल कैसे काम करता है, वो हेक्सोज या सुक्रोज या हेक्सोज या कार्बोहाइड्रेट जो है स्ट्रक्चर वो यहाँ पर बन जाएगी। जब वापस ये मैलिक एसिड 3 कार्बन के पायोरिक एसिड में बदलता है तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है वापस मेसोफिल सेल के अंदर। अब यहाँ पर कुछ पौधों के अंदर, यहाँ पर कुछ बुक्स के अंदर एलेनिन बनता है, एलेनिन ट्रांसफ़र होता है, यहाँ एलेनिन को वापस फास्फेनॉल पायरेट में बदला जाता है। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, तो हमें एक ही कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। हमारा जो मेन मोटिव है, हमें क्रेंच एनाटॉमी और C4 साइकिल को समझना है, किस प्रकार पौधों में पूरा होता है, और एनर्जी के बैलेंस को बताना है, किस प्रकार से एनर्जी बनती है। तो हमें पायोरिक एसिड बना, पायोरिक एसिड प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा कहाँ ट्रांसफर, वापस मेसोफिल सेल। इसे किसने बदला है वापस, फास्फोइनोल पायोरेट के अंदर 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में वापस बदलना है, क्योंकि फास्फोइनोल पायोरेट ही फास्फोइनोल पायोरेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में वापस दूसरे CO2 मॉलिक्यूल को क्या करेगा, फिक्स करेगा। जब तक फास्फोइनोल पायोरेट नहीं बदलेगा वो दूसरे CO2 मॉलिक्यूल को किसी भी तरीके से ट्रैप नहीं कर पाएगा या उसे फिक्स नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या की जाती है, कुछ एनर्जी खर्च की जाती है 2 ATP के रूप में, 2 एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में बदल देता है, और उसके लिए एंजाइम काम में आता है फास्फोपायोरिक काइनेज। फास्फोपायोरिक काइनेज एंजाइम जो होता है वो पायोरिक एसिड को बदल देता है फास्फोइनोल पायोरेट के अंदर। फिर फास्फोइनोल पायोरेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा, वो इन्वायरमेंटल CO2 को फिक्स करेगा और फिर 4 कार्बन का स्टेबल कंपाउंड बदल देगा, स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं C4 साइकिल। C4 साइकिल क्योंकि ये 4 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फिक्सेशन के अंदर पौधे जो हैं वो तैयार करते हैं, और मेसोफिल सेल के अंदर होता है, और इन पौधों में विशेष टाइप की एनाटॉमी होती है, इनकी क्रेंच एनाटॉमी होती है। अब इस साइकिल की खोज करने वाले साइंटिस्ट जो थे, उन साइंटिस्ट को हम बोलते हैं H. वेस्लेक। इसलिए हम इसको H. वेस्लेक साइकिल भी बोलते हैं। C4 साइकिल को हम H और स्लैक साइकिल भी बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो भी मेसोफिल सेल्स थी और बंडल सेल्स ही मिलकर काम करती हैं, और मिलकर पहले मेसोफिल सेल ने इन्वायरमेंटल CO2 को पकड़ा और उसे बंडल सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, और बंडल सेल के अंदर पूरा C3 साइकिल के पूरे मटेरियल प्रेजेंट है, रूबिस्को प्रेजेंट है, RUB भी प्रेजेंट है, तो वो C3 साइकिल चलाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मल C3 साइकिल कहाँ चलेगा, बंडल सेल के अंदर चलेगा। अब यहाँ पर कुछ एनर्जी प्रोडक्ट काम में लेते हैं, किस प्रकार से होते हैं। C3 साइकिल है, हमें पता था कि वहाँ पर 3 ATP एक CO2 को फिक्स करने के काम में आ रहे थे, मतलब कि वहाँ पर C3 साइकिल के अंदर क्या थे, 3 ATP एक CO2 को फिक्स करने के काम में आ रहे हैं। यहाँ पर कितने CO2 फिक्स हो रहे हैं, 6 CO2। तो 6 CO2 को प्रेंड करने के लिए कितने ATP काम में आएंगे, 18 ATP। लेकिन C4 साइकिल में क्या हो रहा है, 3 ATP तो C3 साइकिल के अंदर हो रहे हैं, वो 3 ATP तो होंगे। उसके बाद 2 ATP कहाँ काम में हो रहे हैं, एक CO2 फिक्स करने के लिए, फास्फोइनोल पायोरेट को बदलने के लिए। इसका मतलब कुल कितने ATP बदले, 5। इसका मतलब कुल कितने ATP बने, 5 ATP एक CO2 को फिक्स करने के लिए काम में आए। कुल कितने CO2 हैं, कुल कितने CO2 हैं, 6 CO2 को अरेंज करना है,
और 5 ATP यूज़ हो रहे हैं, तो 6 CO2 के लिए हमें कितने ATP यूटिलाइज करने पड़ेंगे? 30 ATP। तो यहाँ पर डिफरेंस ये है कि C3 साइकिल के अंदर कुल 18 ATP यूज़ हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर 18 ATP C3 साइकिल के अंदर यूज़ हो रहे थे, लेकिन C4 साइकिल के अंदर कुल 30 ATP काम में आ रहे हैं। जो एक्स्ट्रा पर कार्बन डाइऑक्साइड 2 ATP यहाँ यूटिलाइज हो रहे थे, उनको भी वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वापस वो फॉस्फोइनॉल पायरेट तब तक नहीं बनेगा, तब तक नई CO2 फिक्स नहीं होगी। तो ये मोर एनर्जी एफिशिएंट है, मतलब कि पूरी एनर्जी को यूटिलाइज़ करता है, और पूरी एनर्जी को यूटिलाइज़ करता है तो शुगर का लेवल या कार्बोहाइड्रेट जो बनती है वो भी अच्छे लेवल की होती है। तो मोनोकोट जितने भी होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? हाई कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि वो एनर्जी को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। लाइट की एनर्जी जो ट्रैप की जाती है, उस एनर्जी को ये पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, और यूटिलाइज़ करने के कारण ये यहाँ पर मोर एनर्जी एफिशिएंट है। C3 साइकिल केवल 18 ATP से अपना काम चला लेता है, जबकि ये 30 ATP यूटिलाइज़ करता है। लाइट एनर्जी को पूरा ट्रैप करता है ये, और उस एनर्जी को ये यूटिलाइज़ करता है। बाकी NADPH का बैलेंस है वो यहाँ यूटिलाइज हुए, वापस बन गए, तो वहाँ पर जितने NADPH यहाँ पर यूज़ हो रहे थे एक CO2 को फिक्स करने के लिए, वही मेन हमारा सोर्स काम आता है। बाकी अपने आप को वापस रिवाइज कर लेता है, रिपीट कर लेता है, तो वहाँ पर जो यूटिलाइज है वापस वो बन गए डिहाइड्रोजनेज की सहायता से। तो यहाँ पर एक 2 NADPH प्लस H जो थे, एक CO2 को फिक्स करने के लिए 6 CO2 के लिए कितने हुए? 12 NADPH प्लस H यूटिलाइज हुए। तो यहाँ पर 6 CO2, 6 फॉस्फोइनॉल पायरेट प्लस 6 RUBP प्लस 30 ATP प्लस 12 NADPH प्लस H मॉलिक्यूल यूज़ हुए, और उसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे? यहाँ पर C6H12O6 प्लस 30 ADP प्लस 12 NADPH प्लस H। तो ये था हमारा C4 साइकिल, जो C3 साइकिल से थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस है, क्योंकि उन पौधों के अंदर विशेष टाइप की एनाटॉमी होती है, जिसको बोलते हैं हम क्रेंज एनाटॉमी। और क्रेंज एनाटॉमी के अंदर पूरी तरीके से प्लांट सेल जो होती है वो पूरी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, CO2 को फिक्स किया जाता है। ये डायग्राम है, और इसको दिया गया था किसके द्वारा? हैच और स्लैक के द्वारा, इसलिए इसको हम हैच और स्लैक साइकिल बोलते हैं। केल्विन साइकिल की खोज जो थी वो केल्विन ने की थी, और उसके साथियों ने की थी, केल्विन बेंसन, केल्विन बेसम, ये साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया था? C3 साइकिल की खोज की, और इसलिए हम उसको बोलते हैं केल्विन साइकिल या C3 साइकिल। इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो होता है वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, जबकि यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो होता है वो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, जो इसलिए हम इसको बोलते हैं C4 साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक है वो हम एक डार्क रिएक्शन का एक अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, CAM। डार्क रिएक्शन का एक CM जो भी प्लांट को अपने आप को अडप्ट करने के लिए कुछ डिफरेंट कंडीशन अपने आप को अडप्ट करता है, और वहाँ पे कुछ अलग प्रोसीजर अप्लाई करता है। CAM क्या है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद। थैंक यू।